Recently I've traveled to UK, and before we jump into the Q&A video, I'd like to show you some clips from this place. Coming to the first question, which is does cardio affect hypertrophy? तो हाइपरट्रोफी का मतलब होता है टू गेन मसल्स। तो जब तक कि हमारा कार्डियो हमें बेसिकली बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है कार्डियो करते टाइम, दैट इज़ एनर्जी बैलेंस का, और दूसरा कार्डियो का टाइमिंग क्या है। तो जब तक कि हमारा जो कार्डियो है वो हमें कैलोरी डेफिसिट में नहीं ले जा रहा, मतलब कि जब हम कार्डियो से जो भी कैलोरीज बर्न करते हैं, अगर हम उसके बाद भी एक कैलोरी सरप्लस में हैं, तब तक कार्डियो हमारे हाइपरट्रोफी को इफेक्ट नहीं करेगा। ये एनर्जी बैलेंस का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। और जो दूसरी चीज़ है वो है कि कार्डियो का टाइमिंग। तो कार्डियो हमें हमेशा अपने वेट ट्रेनिंग के बाद करना चाहिए, ताकि मसल हमारे फटीग ना हो कार्डियो करने के। तो अगर हम कार्डियो लाइट करते हैं, दैट इज़ कार्डियो हम इतना ही करते हैं कि हमें कैलोरी डेफिसिट में ना जाए, और कार्डियो को हम वर्कआउट के बाद करते हैं या फिर वर्कआउट से काफ़ी घंटों पहले करते हैं, 6 से 8 घंटे पहले, इतना कि हमारे मसल्स ईजिली रिकवर हो जाए। तो कार्डियो विल नॉट इफेक्ट हाइपरट्रोफी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बल्क और कट। तो ये काफ़ी वेरिएबल आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आप अभी अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहाँ पर हो और आपका भी बॉडी कॉम्पोजिशन कैसा है। बट अगर मेरी एडवाइस हो तो अगर आप एक बिगनर हो, तो एक बिगनर को हमेशा पहले एक बल्क करना चाहिए, ऑब्वियसली अंटिल आप ओबीस नहीं हो। अगर आप फैट हो बट थोड़े कम मोटे हो, तो आपको पहले हमेशा बल्क करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कटिंग फर्स्ट, क्योंकि हमारी बॉडी स्टार्टिंग में ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है ट्रेनिंग स्टिमुलस से। और अगर हम स्टार्टिंग में कैलोरी सरप्लस में जाएँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा मसल गेन होता है, और जो भी फैट गेन होता है उसको फिर हम बाद में कट कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रेनिंग अपना अभी भी स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले बल्क करना हमेशा बेटर होता है पहले कट करने से। ओनली इफ़ यू नॉट ओबीज, या फिर आप बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हो, तो पहले बल्क करना चाहिए और उसके बाद कट करना चाहिए। बट अगर आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के बीच में हो या फिर वैसे कभी हो, तो फिर डिपेंड करता है आपकी बॉडी कंडीशन अभी कैसे है, उसके अकॉर्डिंग बल्क या कट डिसाइड होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम एक्सरसाइज दैट शुड बी डन पर डे। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपका गोल क्या है, अभी मसल बिल्ड कर रहे हो आप या फिर आप एक फैट लॉस पे हो। बट जो एक मेन रूल होता है या फिर जो रूल फॉलो करते हैं वो है कि आपको अपने हर मसल ग्रुप को एक वीक में 2 बार ट्रेन करना चाहिए। तो दैट इज़ आपका जो भी मसल ग्रुप हो, बाइसेप हो, ट्राइसेप हो, चेस्ट हो, सबको वीक में एटलीस्ट 2 बार हमें ट्रेन करना चाहिए। और इसके लिए बेस्ट होता है पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करना, क्योंकि आप पहले 3 दिन पुश पुल और लेग करते हो और अगले 3 दिन फिर सेम एक्सरसाइज को रिपीट करते हो। तो इससे आपके हर बॉडी पार्ट हफ्ते में 2 बार ट्रेन हो जाता है। और अगर आप और स्पेसिफिक जाना चाहते हो, तो एक कॉन्सेप्ट होता है मिनिमम इफेक्टिव वॉल्यूम। ये होता है कि आप एक मसल को कितना वॉल्यूम से ट्रेन करो, ताकि उसमें ग्रोथ हमें ऑब्जर्व हो। तो मिनिमम इफेक्टिव वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है सेट्स इनटू रेप्स। तो आपको कौन से बॉडी पार्ट के कितने रेप्स और कितने सेट्स लगाने चाहिए जिससे कि वो ग्रो होगा। तो इसके लिए होता है MEV। तो अगर आप ये सर्च करोगे तो आपको हर मसल का अलग अलग MEV होता है, वो आपको गूगल पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है डू डेडलिफ्ट्स कॉज बैक इंजरी। तो डेडलिफ्ट्स में इंजरी का रिस्क होता है क्योंकि हम ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हैं, बट अगर आप एक सही टेक्निक से और अप्रोप्रिएट वेट लिफ्ट कर रहे हो तो फिर इंजरी के चांसेस कम होते हैं। बट स्टिल जो डेडलिफ्ट में फटीग होता है वो बाकी एक्सरसाइजेस से कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो एक टर्म होता है स्टिमुलस टू फटीग रेशियो। तो डेडलिफ्ट्स करने के कारण जो फटीग होता है उससे कंपैरिजन में जो स्टिमुलस मिलता है मसल्स को ग्रोथ के लिए, वो काफ़ी कम होता है। तो अगर आपका गोल सिर्फ और सिर्फ हाइपरट्रोफी है, तो फिर डेडलिफ्ट से बेटर एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं। तो जब तक आपका गोल सिर्फ और सिर्फ डेडलिफ्ट्स पे बेटर होना नहीं है, ज़्यादा लिफ्ट करना नहीं है, तब तक डेडलिफ्ट करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और उससे बेटर एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हो हाइपरट्रोफी के लिए, और इंजरी भी अवॉइड कर सकते हो।
आर सप्लीमेंट्स एक्चुअली गुड फॉर द बॉडी फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और नॉट। तो इस पर डिपेंड करता है आप कौन से सप्लीमेंट्स की बात करते हो, बट मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्स जो कि लैब टेस्टेड होते हैं और अप्रूव्ड होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए लॉन्ग टर्म में भी अच्छा होता है और कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता उनका। स्पेशली जब हम बात करते हैं जो सबसे कॉमन सप्लीमेंट्स है दैट इज़ वे प्रोटीन और क्रिएटिन का, तो इन दोनों का हमारे बॉडी पे लॉन्ग टर्म उतना कोई इफेक्ट नहीं होता है अगर जो सप्लीमेंट है वो एक अच्छे लैब से अप्रूव्ड है, क्योंकि वे प्रोटीन जो है वो एक नेचुरल चीज़ है और क्रिएटिन भी नेचुरल चीज़ है जो कि हमारे बॉडी में ऑलरेडी होता है। तो हमारा बॉडी उसको कोई डिफरेंटली मतलब प्रोसेस नहीं करता, चाहे आप उस वे प्रोटीन को आप सप्लीमेंट से लो या फिर नॉर्मल मिल्क से लो, तो इट डज़ नॉट इफेक्ट योर बॉडी इन द लॉन्ग टर्म। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जब भी कोई सप्लीमेंट लेते हैं तो उसका पूरा लैब सर्टिफिकेशन एंड ऑल जो होता है उसको अच्छे से पढ़ना और पता करना कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इफ़ एनी। बट मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्स हमें जो मार्केट में अवेलेबल हैं और लैब अप्रूव्ड हैं वो हमारे बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं। और सेम टाइम पे हमें सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी भी नहीं होता है, वो ऑब्वियसली हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं, ईजी कर देते हैं प्रोसेस को, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टेक सप्लीमेंट्स, but obviously it helps and it makes the process easier. The next question is about how to design a full day diet plan. तो हमें कोई भी डाइट प्लान बनाते टाइम मेनली दो चीज़ों का ध्यान में रखना होता है, दैट इज़ आप पूरे दिन में कैलोरीज कितने ले रहे हो और दूसरा है कि आपका प्रोटीन इंटेक कितना हो रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर फिटनेस गोल, आपको गेन करना है या फिर आपको अभी वेट लूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना एक कैलोरी डिसाइड करते हो जो भी कैलोरीज होता है, और आपको वो कैलोरी गोल हिट करना होता है पर डे। आप उसके डिपेंडिंग ऑन दैट आप अपना डेली का मील प्लान डिसाइड करते हो। और दूसरा चीज़ है आप अपना प्रोटीन गोल डिसाइड करते हो। प्रोटीन गोल यूजुअली होता है आपके बॉडी वेट के डबल से थोड़ा सा कम या फिर उसके आसपास 2 या फिर 2.2 ऑफ योर बॉडी वेट। तो सपोज़ आपका बॉडी वेट 70 kg है तो अप्रॉक्स 140 के आसपास आपका प्रोटीन का डेली का गोल होना चाहिए। तो मेनली अगर आप ये दो चीज़ें हिट करते हो, दैट इज़ योर कैलोरी गोल और प्रोटीन गोल, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना डेली का मील प्लान डिज़ाइन कर सकते हो जो कि ये दो चीज़ें फुलफ़िल करे। और बाकी आप अगर एक क्लीन डाइट पे फोकस करोगे जिस पे 80% क्लीन फूड से आता है जो डाइट, तो उसमें आपके बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कवर हो जाएंगे और विटामिन्स वगैरह। तो बस इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है कोई भी डाइट प्लान बनाते हुए। द लास्ट क्वेश्चन इज़ योर मेन रीज़न बिहाइंड योर डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का मेरा सिंपल है कि अगर आपको अपना गोल पता है, दैट मीन्स कि यू हैव अ क्लियर गोल इन योर माइंड और आपको ये नॉलेज है कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं उस गोल तक पहुंचने के लिए, तो फिर आपको वहाँ तक पहुँचना बहुत इजी हो जाता है। और अगर आपको अपना विजन क्लियर है और वहाँ तक कैसे पहुँचना है उसका नॉलेज क्लियर है, देन यू शुड डू इट एंड यू हैव टू डू इट। मतलब अगर आपको पता है कोई चीज़ कैसे करनी है तो ऑब्वियसली आप वो चीज़ करोगे। और मोटिवेशन इंट्रिंसिकली आता है, मतलब मोटिवेशन अंदर से आता है, आपको बाहर से मोटिवेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन के लिए और डिसिप्लिन रहने के लिए कि आपको क्लियरली अपने दिमाग में पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, और साथ ही में इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए कि वहाँ तक पहुँचना कैसे है। तो अगर ये दो चीज़ें क्लियर हैं आपके दिमाग में तो फिर मोटिवेशन इज़ इंट्रिंसिक और डिसिप्लिन भी उसके साथ ही साथ आ जाता है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपना फिजिक अपडेट दूंगा। और क्योंकि लास्ट वीक या लास्ट 2 वीक से मैं अच्छे से ट्रेन भी नहीं कर पाया हूँ बिकॉज आई वॉज मूविंग इन इधर यूनिवर्सिटी में, तो उसके कारण। बट इन द नेक्स्ट वीडियो मैं जिम भी शुरू कर रहा हूँ तो आपको उसका भी अपडेट दूंगा और अपना फिजिक अपडेट भी दूंगा साथ ही साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।